आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस बार क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज नीदरलैंड और वही ओमान के बीच मुकाबला था। हालांकि इतना दिलचस्पी वाला मुकाबला नहीं था कि अगर फैंस के नज़रिए से देखें तो, लेकिन इस मुकाबले में बहुत ही रोमांच था और इस मुकाबले को भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लिया जा रहा था, क्योंकि नीदरलैंड के पास अभी भी मौका है एक आउटसाइड चांस से जो क्वालिफाई करने के लिए, थोड़ा बहुत इस मैच को जीतने के लिए, और वही जीत के साथ और बड़े मार्जिन के साथ अगर जीतते हैं तो थोड़े बहुत रन रेट को बेहतर करते तो आगे आने वाले जो स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच है वहाँ पे कुछ अनोखा चीज़ घट सकता है। तो इसलिए इस हिसाब से ये मुकाबला महत्वपूर्ण था नीदरलैंड्स के लिए। लेकिन ओमान के लिए कोई आउटसाइड चांस नहीं है कि क्वालिफाई कर जाते अगले स्टेज के लिए, और भारत के लिए वर्ल्ड कप के लिए टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अभी बाहर हो चुके थे। तो उनको ये चाहिए था कि कैसे इन ऐसे टीमों के साथ एक एक्सपीरियंस मिले, अच्छा कम्पीट देने को मिले, अच्छा टक्कर देने को मिले, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी तरीके से हो। कौन से खिलाड़ी अच्छी तरीके से प्रदर्शन करते हैं, लंबे स्कोर बना पाते हैं या नहीं ऐसे, और गेंदबाज विकेट चटका पाते हैं नहीं। तो यही उनके लिए एक पॉजिटिव साइन था कि यहाँ से क्या लेकर जा सकते हैं इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर, जो बाकी आज के मैच और अगले आने वाले जो मैच है इससे क्या सीख कर जाते हैं। तो ये उस मुकाबले से उनको एक्सपीरियंस मिलता। तो इस हिसाब से ओमान का नज़रिया था। लेकिन ओमान का आज कप्तान जिशन मकसूद नहीं खेले, उनके जगह पे अकीब एलियस कप्तान थे, स्टैंड बाय कप्तान थे। तो वही ओमान ने टॉस जीता, टॉस जीत कर वही किया, गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि हरारे में मुकाबला था इसलिए हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला होता है। और आज थोड़ा बारिश का असर भी रहा। शुरुआत में विक्रमजीत और मैक्सो डाउड ने अच्छी शुरुआत की, नीदरलैंड के हिसाब से धीमी शुरुआत थी। मैक्सो डाउड आज ज़्यादा देखे तो शैल में खेल रहे थे, ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहे थे, और स्पिनर्सों के सामने स्वीप थोड़े बहुत जर रहे थे। लेकिन आज उनके बल्ले से ज़्यादा गेंद उतना अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया था, और बीच में बारिश भी गिरा था। बारिश के कारण आखिर में 2 ओवर कम किए गए, 48 ओवर का मैच करवाया गया दोनों ही टीमों की तरफ से। पर साइड 48 ओवर का था, लेकिन हालांकि 35 रन की पारी खेली, अच्छी पारी खेली मैक्सो डाउड का, लेकिन बहुत ही धीमी पारी थी। आयान खान ने वो विकेट चटकाया। लेकिन ओमान के सामने आप चाहते थे कि बड़े से बड़े रन बनाए, आप कितने अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते और कितने तेज़ी से बल्लेबाजी करके कितना रन बोर्ड पे लगा पाते हैं, ये आप करना चाहते हैं अगर नीदरलैंड के हिसाब से, क्योंकि आपको एक बड़े मार्जिन से जीतना है रन रेट को कवर करने के लिए, क्योंकि अगर आउटसाइड चांस बने तो आप रन रेट के लिए पीछे ना रह जाए। तो इसलिए ये मुकाबला ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ था नीदरलैंड के हिसाब से। लेकिन देखें तो पहला सलामी बल्लेबाजों ने शतक या पार्टनरशिप जरा जो एक नींव अच्छी तरीके से रख दी थी, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज भी अच्छे खासे बल्लेबाजी थे, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे थे। पिछले मुकाबले में भी अच्छी खासी बल्लेबाजी किए थे वेस्ले बरेसी, तो आज भी वैसे ही बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे वेस्ले बरेसी। और जब सेटल हो गए, ख़ासतौर पर विक्रमजीत सिंह के साथ मिलकर अच्छी खासी 80 रन के करीब पार्टनरशिप की, जो एक महत्वपूर्ण, ये भी दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप था, वरना अगर एक विकेट के बाद अगर दूसरा विकेट भी जल्दी जल्दी गिर जाता है, एक आध विकेट, तो तब बाकी अपोजिशन को मोमेंटम मिल जाता है। तो इसलिए आज आप मोमेंटम को खोना नहीं चाहते, इसलिए अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा देखने को मिला। और वहीं पे वेस्ले बरेसी के आने से और भी तेज़ी से रन्स बटोरे, सिंगल्स डबल्स ज़्यादातर दिखाई दिया। ये अच्छी बात है, नीदरलैंड एज एन एसोसिएट नेशन होकर भी जो सिंगल्स डबल्स को सिंगल को 2 रनों पे तब्दील करते हैं, तो इस अर्जेंसी को देखकर अच्छी खासी लगता है कि एसोसिएट नेशन ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं क्रिकेट में, वो बेसिक चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीख कर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में ऐसे नेशंस को और भी डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। और बाकी एसोसिएट नेशंस को भी इस नीदरलैंड के बल्लेबाजों से सीखना पड़ेगा कि कैसे रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी तरीके से करें, कैसे सिंगल्स और फील्डर के ऊपर दबाव बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरने की कोशिश करें, तब आपके टीम को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। बनस्पत देखें तो ज़्यादा छक्के चौकों में विश्वास ना रखें, सिंगल्स डबल्स से भी आप अच्छी तरीके से रन्स बड़े स्कोर में तब्दील कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और वहीं पर विक्रमजीत सिंह आज अपना पहला शतकीय पारी खेला, आज अपना मेडन ओडीआई शतक, जो एक बहुत ही खूबसूरत मौके पे आया। और आज शुरुआत में थोड़े बहुत समय लगा रहे थे, लेकिन जब सेटल हो गए थे मैक्सो डाउड के विकेट गिरने के बाद, बरेसी के साथ जो थोड़ा बहुत पार्टनरशिप हुआ था, उसके बाद से विक्रमजीत पूरी तरीके से हावी हो रहे थे, सभी गेंदबाजों को अच्छी तरीके से शॉट्स लगा रहे थे और गैप्स को भेद रहे थे, चौके
छक्के में तब्दील भी हो रहा था, हालांकि 2 छक्के जड़े 11 चौके लगे, 110 रन की शानदार पारी रही। मोहम्मद नदीम ने आकर ब्रेक थ्रू दिलवाए, जो शॉट लगाने गए थे वहाँ पे कैच दे बैठे, तो अच्छी खासी वो पारी थी 110 रन की, बहुत बेहतरीन पारी। और वही वर्रेसी ने भी वैसे ही कोशिश किया, कप्तान एडवर्ड्स ने आकर आज ज़्यादा नहीं 4 रन्स का ही महज बनाए, आज ज़्यादा रन्स बना नहीं पाए स्कॉट एडवर्ड्स, उनको भी मोहम्मद नदीम ने चलता किया, कॉट आउट हो गए, कैच दे बैठे। और लेकिन उसके बाद बर्थ डे लीड है, जब आज बर्थ डे लीड है, बर्थ डे लीड आते ही बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इनिंग्स को बिल्डअप किया, वो जो विकेट गए थे उसको भी अच्छी तरीके से रन्स में तब्दील किए। हालांकि बरेसी तब आक्रामक रवैया अपना रहे थे, और उसके साथ बर्थ डे लीड भी आखिर में, क्योंकि ओवर्स उतना भी ज़्यादा नहीं थे, विकेट साथ में थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरने की कोशिश करे तो वहाँ पे सफल भी रहे। हालांकि देखें तो 50-55 रन का पार्टनरशिप हुआ बर्थ डे लीड और बरेसी के बीच, जो एक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम गेंदों पर वो पार्टनरशिप किया, और उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से आखिर में एक बड़े स्कोर की तरफ देखने के लिए पूरी तरीके से संभव कर दिया था। और वहाँ पे अच्छी खासी गेंदबाजों को भी अच्छी खासी शॉट्स लगा रहे थे। बर्रेसी हालांकि 97 रन बनाए, बर्थ डे लीड का भी विकेट गया था, जहाँ पे 39 रन की पारी खेली, 19 गेंदों में सिर्फ, जो एक ताबड़तोड़ 200 के स्ट्राइक रेट से पारी खेली, जो एक ताबड़तोड़ अंदाज से जो चाहिए था वो पारी पूरी तरीके से बर्थ डे लीड ने मोमेंटम देकर गया, 68 के पारी। उसके बाद बर्रेसी का विकेट गया, बरेसी और सकीब जुल्फ़िकर के बीच अच्छी एक पार्टनरशिप हुई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। सकीब जुल्फ़िकर ने भी आकर पूरी तरीके से मोमेंटम को वैसे ही बरकरार रखा जैसे बर्थ डे लीड खेल रहे थे, वही 17 गेंदों में 33 रन, क्योंकि बरेसी भी 97 रन पे थे, जहाँ पे अच्छी खासी गेंद की थी बिलाल खान ने, और वहाँ पे कॉट आउट हो गए, बाउंसर डाला था और वहाँ पे कीपर के हाथों दे बैठे। तो 97 रन एक अच्छी रन थी, और सिर्फ और सिर्फ 65 गेंदों में, जहाँ पे 3 छक्के और 10 चौकों की मदद से, यानी कि रन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश थी। और आखिर में जुल्फ़िकर ने भी 33 रन की पारी खेली, और आखिर में जाते जाते पूरी तरीके से 362 रन की पारी खेली, और पूरी तरीके से टीम का स्कोर 362 पे पहुंचा गए। हालांकि 7 विकेट गंवाए थे 48 ओवर के बाद, और जबकि DLS के हिसाब से आखिर में क्योंकि शुरुआत में उनको पता नहीं था कि 48 ओवर का होगा, बीच में 3-4 ओवर के बाद मैच रुका, उसके बाद शुरू हुआ था, इसलिए 2 ओवर घटाए गए थे, तो इसके कारण 1 रन से ज़्यादा DLS के हिसाब से बढ़ाया गया था। तो 364 रन का लक्ष्य मिला ओमान को। वही ओमान के बिलाल खान हालांकि महंगे रहे, लेकिन आखिर में 3 विकेट चटकाए, और सभी आज गेंदबाज खासतौर पे मोहम्मद नदीम ने 2 विकेट चटकाए और महंगे रहे। लेकिन फिर भी देखें तो अच्छी खासी कलीमुल्लाह का स्पेल था, फिर भी देखें तो पहला ओवर मेडन भी डाला था, लेकिन वो आखिर में जाकर वो उस मोमेंटम को रख नहीं पाए, और हावी रहे टच के खिलाड़ी बल्लेबाज। और वही जो 364 रन का लक्ष्य था, वहाँ पे ओमान को जीतना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था कि कितने पास अगर आप पहुँच सकते। तो वहाँ पे शुरुआत अच्छी खासी की थी, पहले ओवर में 15 रन आ चुके थे, और वहीं पे जतिंदर सिंह रन आउट हुए 17 रन बनाकर। वही उसके बाद अकीब इलियास कप्तान हालांकि आज 4 ही रन बनाए। उसके बाद कश्यप प्रजापति तो थोड़े बहुत जल्दी विकेट्स भी चटकाए, 78 रन के अंदर जब 3 विकेट गया। वही मोहम्मद नदीम ने भी आकर थोड़ी बहुत पारी को संभाला था। राजा अयान खान चौथे नंबर पे आए थे, तो अच्छी खासी अयान खान के पास मौका था, क्योंकि एक स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छी खासी मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करते, पिछले मुकाबले में भी जितने मैचेस के लिए पूरी कंसिस्टेंसी दिखाए है अयान खान ने, तो एक अच्छा पॉजिटिव है ओमान के लिए ये था। और आकर पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की। मोहम्मद नदीम का विकेट जब गिरा 16 रन बनाए थे। आर्यन दत्त ने आज अच्छी खासी गेंदबाजी की, विकेट चटकाए, लेकिन आज नेदरलैंड्स की तरफ से उतनी अच्छी फील्डिंग दिखाई नहीं दी। लेकिन फिर भी देखें तो जहाँ पे अयान खान और एक ऐसे वक्त था 102 पे 4 विकेट गंवा गए थे, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद एक आध विकेट इस बीच चटका जाए नेदरलैंड के गेंदबाज, तो उसके बाद 200-250 के अंदर अंदर 220-25-30 के अंदर अंदर ऑल आउट कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट आया कि अयान खान के साथ मिलकर अच्छी खासी शोएब खान के साथ अच्छी साझेदारी हुई, और शतक की साझेदारी बनाई, और मौके भी मिले। अयान खान को लाइफ मिला, जीवनदान मिला, कीपर से एक कैच छोटा, एक मैक्सो डाउन ने मिड ऑन पे को एक छोटा, एक शॉट मिड विकेट पे कैच छोटा, तो 12, 20, 22 ऐसे
3 बार जब जीवन दान मिलता है तो उसको बड़े पारी में तब्दील किया कर सकते हैं। आज वैसे ही किया। आज अयान खान ने अपना पूरी तरीके से वो झोंक दिया, पूरी मेहनत 100% झोंक दिया और 92 रन में 105 रन की शानदार अपना पहला मेडन ओडीआई शतक भी जड़ा और एक ऐसे अच्छी खासी टीम में अच्छी खासी बॉलिंग अटैक के सामने अच्छी खासी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी भी की, क्योंकि 364 रन का पीछा करते हुए और तेज़ी से भी रन्स बटोर रहे थे और उस पार्टनरशिप में भी शोएब खान ने भी अच्छी खासी कंट्रीब्यूट किया और तेज़ी से रन्स बटोरने की कोशिश की थी। करीब 110 रन का पार्टनरशिप हुआ, 10-12 रन का पार्टनरशिप, जो एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। और उसके बाद देखें तो संदीप गौर का भी विकेट गिरा और वही शोएब खान जो एक महत्वपूर्ण विकेट था वहाँ पे स्टंपिंग भी हुए, आर्यन दत्त के गेंद पे बीट हो गए थे और वहाँ पे शानदार तरीके से एडवर्ड्स ने स्टंपिंग भी की। हालांकि 47 रन की पारी खेली, अच्छी खासी बल्लेबाजी थी, अयान खान के साथ अच्छी खासी साझेदारी में अपना कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन अयान खान का आज ओमान की तरफ से देखें तो अलग ही अंदाज में वो पूरी तरीके से बल्लेबाजी किया और इस बल्लेबाजी के कारण आखिर में जाकर रोमांचक बना दिए थे। लेकिन मुश्किल था, बहुत ही पीछे था, लेकिन फिर भी कम्पिटिटिव बना गए कि ऐसे नहीं हाल पे छोड़ गए और बहुत बड़े मार्जिन से हार गए, ऐसा नहीं। और आखिर में जो बैड लाइट के कारण, बारिश के कारण रुका था मैच और इसलिए मैच 48 ओवर किया गया और आखिर में 44 ओवर का मैच हो पाया। ओमान ने बल्लेबाजी कर पाया, 246 पे 6 विकेट गए थे और आखिर में बैड लाइट के कारण दोनों ही कप्तान और बल्लेबाजों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई, अंपायर भी आया तो रोशनी ख़राब होने के कारण आखिर में मैच बाकी के 4 ओवर हो नहीं पाए, क्योंकि 48 ओवर के मैच होने थे और वहीं पे डीएलएस के कारण, क्योंकि 44 ओवर तक 74 रन पीछे थे जितना होने चाहिए थे डीएलएस के हिसाब से। ओमान का वहाँ से 74 रन पीछे थे, इसलिए 74 रन से ये मुकाबला जीता डीएलएस के हिसाब से, वरना 364 का लक्ष्य था डीएलएस के हिसाब से अगर देखें तो। और अच्छा लगा, ओमान की तरफ से भी एक अच्छी कम्पिटिटिव इनिंग्स देखने को मिला और वही आर्यन दत्त का शानदार स्पेल, 10 ओवर में 31 रन ही सिर्फ दिया और 3 विकेट चटकाए और वही रायन क्लिन ने भी 2 विकेट चटकाए। बाकी गेंदबाज थोड़े बहुत अच्छे खासी गेंदबाजी की, लेकिन थोड़े बहुत महंगे भी रहे। विक्रमजीत को 1 ओवर में 16 रन भी पड़े, आज शतकीय पारी खेली थी, लेकिन वहाँ पे भी आज 1 ओवर में 16 भी रन दिए, तो उतना खासा प्रभाव हुआ नहीं कि इतने इस 16 रन से हार जाते, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो टेबल की अगर पोजीशन अभी बात करें तो कल एक बड़ा मुकाबला भी है जिम्बाब्वे और वही स्कॉटलैंड के बीच। अगर जिम्बाब्वे कल मैच जीत जाता है तो बाकी के मैचेस अभी डेड रबर रहेगा, क्योंकि कल जिम्बाब्वे जीतेंगे और डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे भारत में वर्ल्ड कप के लिए और टिकट पक्का हो जाएगा। अगर स्कॉटलैंड यहाँ पे थोड़ा बहुत देखें तो जिम्बाब्वे के अगर हरा देती है तो जिम्बाब्वे लगभग नहीं बाहर ही हो जाएगी, क्योंकि स्कॉटलैंड का अच्छा रन रेट है, जिम्बाब्वे का भी +0.03 है, लेकिन स्कॉटलैंड का +0.19 है, तो इसमें स्कॉटलैंड आगे है। और स्कॉटलैंड का कल जिम्बाब्वे का आखिरी मैच है, लेकिन स्कॉटलैंड का 2 मैच है। लेकिन फिर भी देखें तो जिम्बाब्वे अगर कल जीत जाती है तो डायरेक्टली क्वालिफाई, अगर स्कॉटलैंड जीतती है तो जिम्बाब्वे बाहर हो जाएगी। एक ऐसी परिस्थिति से कल कैसे आते हैं, कैसे कमबैक करते हैं, ये देखने लायक बात होगा। और वहीं पे कल अगर स्कॉटलैंड जीती है तो आखिरी मुकाबला स्कॉटलैंड का होगा नेदरलैंड के खिलाफ और नेदरलैंड के पास मौका हो जाएगा। अगर उस मुकाबले में नेदरलैंड जीते हैं तो सभी जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड और नेदरलैंड के समान पॉइंट हो जाएगा। वहाँ पे आ जाएगा बात रन रेट पे, और रन रेट पे कौन बेहतर रहता है ये देखने लायक बात होगा। लेकिन कल का मुकाबला ज़बरदस्त होगा। अगर स्कॉटलैंड जिम्बाब्वे को हरा देती है तो रोमांच नेदरलैंड और स्कॉटलैंड वाले मैच में रहेगा और जिम्बाब्वे चाहेंगे कल के मुकाबले को जीत कर और प्रवेश कर जाए, और वहीं पे टॉस का भी फैक्टर रहेगा। तो कल का दिन बहुत ही अहम होने वाला है स्कॉटलैंड, नेदरलैंड और जिम्बाब्वे के हिसाब से। अगर जिम्बाब्वे के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है कि क्या कल ने जिम्बाब्वे जीते तो बाकी सभी कैलकुलेशन खत्म, जिम्बाब्वे क्वालिफाई। और अगर जिम्बाब्वे हारती है तो नेदरलैंड के लिए एक आउटसाइड चांस बनेगा और स्कॉटलैंड के पूरी तरीके से चांसेस बन जाएगा। एक पीछे से आकर एक फ्रंट रनर बनना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कल से दोनों ही टीम ज़बरदस्त थे और कल किसका लक फेवर करता है ये देखने लायक बात होगा। अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।